हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी में हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी पर मानव का विकास। इसमें किस तरीके से प्रश्न है ये आपको हम जो चर्चा करेंगे वो पृथ्वी पर मानव विकास। ये जी हाँ दोस्तों, BA सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास चल रही है और इसमें ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और अच्छे से हम आप लोगों के बीच में जो हम चर्चा करेंगे वो पृथ्वी पर मानव का विकास का क्वेश्चंस रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ नए तरीके से हम आपको एक नए टॉपिक से हम समझाएंगे और अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका टॉपिक में प्रश्न आएगा और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर मानव विकास पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि जब पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में आपको ये चीज़ें आपको हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर देखा जाए तो हम आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। अब आता है मानव जाति की उत्पत्ति। इसमें पृथ्वी पर मानव का विकास के बारे में इसमें लिखेंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में डार्विन महोदय की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है? प्राणी विकास के सिद्धांत, सन 1860 ईस्वी में। जो प्राणी विकास के सिद्धांत 1860 ईस्वी में इसमें बताया गया है कि पश्चात यानी 1860 के पश्चात यानी कि बाद में जगत की प्रथम पुस्तक थी ये, यानी कि संसार की ये पहली पुस्तक थी और इसके पूर्व मानव की उत्पत्ति के संबंध में कोई वैज्ञानिक विस्तार प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। यद्यपि भारतीय वेदों एवं पुराणों में मानव के विकास क्रम को 2 से 7,000 वर्ष पूर्व में ही समझा दिया गया था। डार्विन ने मानव की उत्पत्ति के संबंध में जाति वर्ग के विकास को स्पष्ट करते हुए निम्न 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत दोस्तों? 3। वो ये है इस तरीके से। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था रूपांतरण का सिद्धांत, सेकंड था अनुकूलन का सिद्धांत और थर्ड नंबर था प्राकृतिक चुनाव। अब रूपांतरण का सिद्धांत में लिखेंगे आप लोग रूपांतरण के सिद्धांत के बारे में। इसमें आता है कि प्रत्येक तत्व का रूप अनेक दिशाओं में बदलता रहता है और रूपांतर की अनेक दिशाएं होने के कारण परिवर्तित रूप भी अनेक प्रकार के होते हैं। उसके बाद पता है अनुकूलन का सिद्धांत। इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया के कुछ रूपों में अपने पर्यावरण में रह सकने की क्षमता अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। फिर आता है थर्ड नंबर प्राकृतिक चुनाव। रूपांतरण का सिद्धांत किस तरीके से, यानी कि प्रत्येक तत्व का जो रूप है वो अनेक दिशाओं में क्या होता है? बदलता रहता है और रूपांतरण की अनेक दिशाएं होने के कारण परिवर्तित रूप भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये रूपांतरण किस तरीके से था? बदलता रहता था। अनुकूलन क्या था कि पर्यावरण में रहने वाले जीव थे उनके अपेक्षा बदलते रहते थे। जैसे गर्मी में किस तरीके से रहना है, सर्दी में कैसे रहना है, फिर बरसात में कैसा है। तो ये अनुकूलन का सिद्धांत होता है, यानी अनुकूलन के रूप में आता है। उसके बाद भी आता है प्राकृतिक चुनाव। प्राकृतिक चुनाव किस तरीके से करते हैं? प्राकृतिक चुनाव में कि जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है वे जीवित रहते हैं और शेष क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जिनमें जीवन शक्ति अधिक रहती है प्रकृति उन्हीं को जीवित रखती और कई बार प्रकृति में एकाएक परिवर्तन होने से जैव जगत का क्रम बदलता जाता है और इस वेदों में परमेश्वर की हुंकार कहा गया है। यानी इसे हम वेदों में क्या कहते हैं? परमेश्वर की हुंकार। ये तीनों जो सिद्धांत है इसी को इसमें वेदों में जो बताया गया है वो परमेश्वर का हुंकार बताया गया है। तो आई होप आप लोग को इसके बारे में समझ में आया होगा, यानी कि ये तीनों जो रूपांतरण थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें है कि आधुनिक खोज के अनुसार संसार में मानव का उद्भव अधिक से अधिक 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ और इस प्रकार इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व प्लीस्टोसीन भौमिकीय कल्प के प्रारंभ से है। तथापि प्रारंभिक मानव जिसे हम यानी कि ऑस्ट्रेलोथिपिकस कहते हैं,
आज के मनुष्य से सर्वथा भिन्न था। जो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो आज के जो मानव हैं उनसे सर्वथा क्या थे, सबसे भिन्न थे। वह मनुष्य का आदिम स्वरूप मात्र था। इसका कद लगभग 4 फुट तक तथा वजन जो था वो 20 से 30 किलोग्राम था और अन्य पशुओं से वह मात्र इस अर्थ से भिन्न था कि खड़े होकर चलने की प्रवृत्ति थी और इस प्रकार चौपाया अर्थात पशु नहीं रहा। कालक्रम में ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त हो गया और परंतु उससे अधिक विकसित मानव सदस्य जीव जो होमो हैबिलिस का उद्भव लगभग 17.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमो हैबिलिस के अवशेष भी ओल्दुबई गार्ज में ही 1960 ईस्वी में पाए गए। होमो हैबिलिस का कद ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा ऊंचा तथा वजन 40 से 45 किलोग्राम आंका गया है। उसकी मस्तिष्क धारिता भी 675 से 680 घन सेंटीमीटर थी। होमो हैबिलिस भविष्य में उपयोग हेतु पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों के औजार गढ़ता था। यही तथ्य उसे मानव जीव के निकट मानने का बाध्य करता है। अब मानव का प्रारंभिक स्वरूप लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ, जो संभवतः होमो हैबिलिस का ही प्रकृति रूप था। इसे हम होमो इरेक्टस अर्थात सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव सदृश जीव कहा गया, जिसका कद था 8 फुट 2 इंच। इसकी मस्तिष्क धारिता जो थी वो सामान्यतः 800 से 950 घन सेंटीमीटर, कुछ की थी 1300 घन सेंटीमीटर तक थी। छोटा चेहरा, चपटी नाक तथा संकुचित ललाट इसकी शारीरिक विशिष्टताएं थीं। होमो इरेक्टस के अवशेष जावा के ट्रिनील नामक स्थान में सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में मिले। अब इसके अवशेष दक्षिणी अफ्रीका में स्वर्तक्रांत से जर्मनी में हाइडेलबर्ग तथा मोरक्को में अवर्दमान से चीन में चाउकाउटियन तक लगभग 60 स्थलों पर मिले हैं। मानव क्रम विकास की अगली कड़ी में होमो सैपियंस, जिसे हम नियंदरथलीस का प्रादुर्भाव लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ, जो शारीरिक बनावट एवं मस्तिष्क की धारता में आधुनिक मानव में मिलता जुलता था, परंतु जो उनकी जो प्राविधिक पत्थर था, यानी प्राविधिकी जो पत्थर था वो लकड़ी एवं हड्डियों के विविध प्रकार के औजारों के निर्माण तक सीमित था। तथापि यह मानव भाषा द्वारा अपने अनुभवों का अन्य सदस्यों में आदान प्रदान कर सकता था। मध्य यूरोपीय एशिया के विस्तृत क्षेत्र पर गुफाओं में उसके निवास स्थल के अवशेष बिखरे मिलते हैं। जानवरों की खाल का प्रयोग के कारण वह उत्तर में वहाँ तक फैल गया था जहाँ बर्फ वर्ष भर में नहीं जमती। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव का वह स्वरूप उभरा जो आज दिखाई पड़ता है। इसे जीव वैज्ञानिक यानी होमो सैपियंस कहते हैं। फिर भी आज इसे 11,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए वनों के कंदमूल, फल, समुद्र एवं जलाशयों से मत्स्य तथा जानवरों के शिकार पर ही निर्भर रहता था। उसके हथियारों, पत्थरों के विविध प्रकार के औजारों से लेकर विष बुझे तीर तक थे। अतएव वह अपनी बुद्धि के अनुसार प्राकृतिक जैविक वातावरण में सुलभ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एकत्र करके जीवन यापन करता था। आज से 9,000 वर्ष पूर्व अर्थात नवपाषाण काल के प्रारंभ में जब मनुष्य ने पशुओं जैसे कुत्ते, घोड़े, गाय, बैल, ऊँट आदि को पालतू बना लिया तथा चावल, गन्ना, गेहूँ, जौ फसलों को उगाना सीख गए, फिर मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में बसने लगा तथा उसमें क्षेत्र विशेष से अपनत्व का बोध होने लगा। तभी से विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और परिणाम स्वरूप क्षेत्र विशेष में विशिष्ट जीवन पद्धति का प्रारूप उभरने लगा। तो इस तरीके से जो मानव की उत्पत्ति हुई
वो आपको यहाँ पे हमने आपको क्लियर किया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये था सेक्शन बी और सेक्शन ए के क्वेश्चन से आपको रिलेटेड। तो इसमें हमने आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। तो अभी आपको आज की वीडियो में हमने मानव के विकास के बारे में बताया था। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में आएंगे और आपको कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस पे आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।